Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology. Here it is more than a subject. In this session we are learning molecular basis of inheritance, and in this session I told you about the component of the nucleotide, then how the structure of the polynucleotide, base complementary rule. In the previous session I provided you with a question in which the percentage of adenine, guanine, thymine and cytosine इज़ आस्क्ड. ठीक है, तो पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर पहले आपको बता दूं. ठीक है, और वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, किस प्रिंसिपल पे वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, देन आई विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ और आप अपने जो भी आंसर आपने दिया है कमेंट बॉक्स में उसको एक बार मैच कर लेना कि वो आंसर सही है कि नहीं है. देखो, मैंने आपको बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल बताया था, दो चीज़ें बताई थी. एक बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल में क्या बताया था कि एडेनिन ऑलवेज मेक 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमीन एंड गुआनिन ऑलवेज मेक 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन. एक तो ये बताया था. दूसरा, व्हाट वाज द एरविन चारगाफ रूल. एरविन चारगाफ का क्या रूल था कि जब परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमीन एंड परसेंटेज ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन. तो इस क्वेश्चन में देखो बहुत इजी है. किसकी परसेंटेज दी हुई है? 17% साइटोसिन. तो साइटोसिन की परसेंटेज कितनी है? 17. तो अकॉर्डिंग टू द एरविन चारगाफ गुआनिन की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 17, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ गुआनिन. तो इन दोनों की परसेंटेज सेम होगी, तो टोटल परसेंटेज कितनी होगी? 34. क्लियर है? ठीक है, तो मतलब गुआनिन और साइटोसिन को मिला के अगर हम देखें तो दोनों की परसेंटेज कितनी हो गई? 34% हो गई. अब आ जाओ यहाँ पे. टोटल हम किसी भी चीज़ को 100% में लेते हैं. 100 ले लिए, कितना परसेंटेज हो गया था? 34. ठीक है, 17, 17, 34. अब 100 में से 34 माइनस कर दो तो आ जाएगा 6 और 66. ठीक है, तो इसका मतलब है 66 रेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय एडेनिन एंड थायमीन. जो 66% बच रहा है ये कौन ऑक्यूपाई करेगा? एडेनिन एंड थायमीन. और आपको पता है एडेनिन और थायमीन जो है वो इक्वल परसेंटेज काउंट करेंगे. तो 66 को हम डिवाइड कर देंगे, मतलब तो 2 से डिवाइड कर देंगे. कितना आंसर आ जाएगा? 33. बात समझ में आई? इसका मतलब है कि एडेनिन की परसेंटेज कितनी हो गई? एडेनिन की कितनी हो गई? 33. थायमीन की कितनी हो गई? 33. ठीक है, और साइटोसिन की दे रखी है 17 और गुआनिन की कितनी हो गई? 17. समझ में आया? तो इस तरह से अगर टोटल ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा. अब इसमें से मैच कर लो कि कौन सा आंसर सही है. अब देखो, गुआनिन 17, एडेनिन 33 और ये ए वाला ऑप्शन सही है. ठीक है, गुआनिन 17%, एडेनिन 33%, थायमीन भी 33%. तो समझ में आ गया? इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एरविन चारगाफ के रूल के बेसिस पे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो अगर जिसका आंसर सही नहीं रहा होगा या जिसको नहीं क्लियर होगा वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो इस तरह से एरविन चारगाफ का रूल बता दिया था मैंने प्रीवियस सेशन में. उसके बाद आई टोल्ड यू हाउ द डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो कैसे साइंटिस्ट ने कैसे उसके बारे में बताया. हाउ मेनी साइंटिस्ट वर इन्वॉल्व. इसमें 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, कह सकते हैं 4 इन्वॉल्व थे. एक तो वाटसन क्रिक, दूसरा विल्किंस एंड मॉरिस फ्रैंकलिन. ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस. तो मैंने फ्रैंकलिन के बारे में बताया था कि फ्रैंकलिन डाइड एट द एज ऑफ 37 ईयर. ठीक है, तो इसीलिए जो नोबेल प्राइज़ मिला वो 3 साइंटिस्ट को मिला था. विल्किंस को मिला था, वाटसन को मिला था और क्रिक को मिला था. ठीक है, तो इस तरह से 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला फॉर द टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. ठीक है, किसके स्ट्रक्चर को रिवील करने के लिए? डीएनए के. और इन दोनों ने मिलकर बताया था कि जो डीएनए का जो मॉडल होता है दैट इज़ डबल हेलिक्स मॉडल. ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब क्या हो गया? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था. ठीक है, कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है. ये तो मैंने एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसके बारे में एक बार और बता दिया था कि किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड बनाती है. अब यहाँ पे जो बॉन्ड है आप देख सकते हो, ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड हो रही है, मतलब लिंक हो रही है. तो यहाँ पे कौन सा है? 3 to 5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज. ठीक है, तो इस तरह से कई सारी न्यूक्लियोटाइड की चेन जो है वो कनेक्ट हो गई और उसे को हम क्या बुलाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे. अब देखो, यही है डबल हेलिक्स मॉडल. अगर हम डीएनए को 3D शेप में देखें, 3D में देखें, अगर यही डायग्राम 3D में होता तो आप इसको 3 डायमेंशनल इमेज मतलब 3 डायमेंशनल से जब देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा? एक तो डबल हेलिक्स होगा. मेरे फिंगर को देखो, इस तरह से डबल स्टैंडर्ड है और हेलिकल है, हेलिक्स शो कर रहा है.
अब बताओ ये किस हैंड की तरफ हेलिक्स शो कर रहा है, राइट हैंडेड है। अगर आप देखो तो ये किस तरफ टर्न हो रहा है, राइट हैंड की तरफ। अब तुम कहोगे सर लेफ्ट की भी तरफ जा रहा है ना, लेकिन जो मेन है सबसे जो पहला टर्न होगा वो किधर की तरफ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये राइट हैंडेड फैशन में क्या हो रहा है, हेलिक्स शो कर रहा है। इसी को अगर हम 2D में देखें इस तरह से, तो इसको दोनों स्टैंड को हमने क्या कर लिया, ऐसे ओपन कर दिया, पैरेलल कर दिया, तो हमें क्या दिख रहे हैं, बीच में बेसेस हैं। इन दोनों स्टैंड के बीच में क्या लगे हैं, बेसेस। जैसे मैंने आपको लैडर का एग्जांपल लेके बताया था कि जो सीढ़ी होती है, जो लकड़ी वाली सीढ़ी आपने देखा होगा लैडर, ठीक है, इस तरह से, तो उसमें एक स्टॉक मेन पोल होता है, मतलब मेन स्टिक होती है, उसके बीच बीच में एक और स्टिक लगी होती है इस तरह से, एकदम सेम वैसे ही देखो ये दिख रहा है, ठीक है। तो जो मेन स्टैंड्स हैं, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड और दो न्यूक्लियोटाइड, दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो स्टॉक प्रोवाइड करा रहे हैं वो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। और आप पढ़ के आ रहे हो कि एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 बेसेस होते हैं जो अब मतलब किसके साथ, अब एडिनिन जैसे थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना के डीएनए के स्टॉक को मेंटेन रखता है। तो इस तरह से ये डीएनए का स्टॉक मेंटेन हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसी मॉडल को किसने प्रोड्यूस किया, मतलब किसने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। नाउ व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला फीचर, अगर आप सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करते हैं, फिर मैंने स्लाइड लगा रखी है, एक एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, सारे पॉइंट को मैं डायग्राम से रिलेट करके एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है। डायग्राम से आप क्या क्या पता लगा सकते हो। डायग्राम से एक चीज़ पता लग रही है, देख सकते हो एक एंड अगर 5 डैश है तो दूसरा एंड, इसका जो दूसरा एंड है वो ये है 3 डैश है। इसका मतलब अगर डीएनए स्ट्रैंड का एक एंड 5 है होता है 5 डैश, तो दूसरा एंड क्या होता है 3 डैश। वहीं पे जो दूसरा स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड देखो, तो इसका जो एंड है वो क्या है 3 डैश एंड है, और इसका जो टर्मिनल है वो क्या है 5 डैश है। इसका मतलब दोनों पैरेलल तो हैं, देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन एंटी पैरेलल हैं। पहली चीज़ ये हमें ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। हम डायग्राम से पहली चीज़ क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि देयर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड की जो पोलरिटी है वो क्या है 5 to 3 है, तो दूसरी की क्या है 3 to 5 है। बात समझ में आई। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं बट एंटी पैरेलल हैं। आप देख सकते हो 5 to 3 और ये क्या है 3 to 5, तो इसको हम क्या बुला सकते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। एक चीज़ आपने देख ली डायग्राम में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। जब देखो जैसे स्टेयर केस आपने देखा होगा, जब एक हेलिक्स पूरा कंप्लीट हो रहा है, एक टर्न कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे एक टर्न कंप्लीट हो रहा है उसको बुलाते हैं 1 पिच, ठीक है। आपने क्रिकेट में पिच देखी होगी, ठीक है। तो जहाँ पे खत्म होता है, मतलब वो जहाँ पे क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं, बैट्समैन खड़ा होता है, वो पूरे एरिया को क्या बुलाते हैं, पिच बुलाते हैं। क्लियर है। ऐसे ही डीएनए में भी क्या है, पिच है। पिच का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे वन टर्न इज कंप्लीटिंग, डीएनए का एक टर्न कंप्लीट हो रहा है, तो फुल टर्न, जहाँ पे एक टर्न, जैसे यहाँ से टर्न स्टार्ट हुआ इस तरह से और यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, इसको बुलाते हैं मेजर ग्रूव या पिच। क्लियर है, ठीक है। उसी को क्या बुलाते हैं, पिच। एक पिच में, ये जो एक पिच होगा मतलब एक मेजर ग्रूव होगा, इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10, ठीक है। बेस पेयर्स का मतलब हो गया बीपी, बीपी का मतलब हो गया बेस पेयर। अब सबसे पहले समझ लो बेस पेयर क्या होते हैं। आपको नाइट्रोजनस बेस तो पता है, ठीक है, उसको मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस मतलब एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो देख रहे हो ये एक बेस पेयर नहीं बना ले रहा है, समझ में आई बात, ठीक है। जैसे अगर एक स्टैंड के बीच में दे दो, एक ये बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, तीसरा बेस पेयर है, इस तरह से बेस पेयर्स लगे हुए हैं। तो जहाँ पे एक टर्न कंप्लीट होता है, एक पिच कंप्लीट होती है, वो कितने बेस पेयर्स होते हैं, उसमें 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये भी डायग्राम में आपके देखो दिखा हुआ है। ग्रूव, 2 टाइप के ग्रूव होते हैं, एक मेजर ग्रूव होता है और एक माइनर ग्रूव होता है। तो जो कंप्लीट टर्न है, मेजर हेलिक्स है, उसको बुलाते हैं मेजर ग्रूव, और जहाँ पे एक सिंपल सा टर्न है उसको क्या बुलाते हैं, माइनर ग्रूव। तो कितने ग्रूव होते हैं डीएनए में, 2, एक मेजर और दूसरा माइनर। क्लियर है। उसके बाद सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। डीएनए की जो बैकबोन होती है वो कौन बनाता है, सुगर और फॉस्फेट।
और दोनों के बीच, दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो स्टॉक का काम करता है वो कौन करता है? नाइट्रोजनस बेस। और तुम्हें पता है दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्या प्रोवाइड कराएगा? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि अगर आपने लेडर देखी, अगर लेडर में जो बीच में जो स्टिक लगे होते हैं, ठीक है, अगर वो ना हो तो क्या उस पर कोई क्लाइंब कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर वो कमज़ोर हो तो क्या होगा? ठीक है, अगर वो कमज़ोर होंगे तभी वो स्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो बीच वाले जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। एक स्टॉक दूसरे स्टॉक पे क्या होता है? अटैच होता है। क्लियर है? और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? दैट इज स्टेबिलिटी। तो ये डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपने डायग्राम में पहली चीज़ क्या ऑब्जर्व की कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल होता है। एक स्ट्रैंड अगर 5' to 3' है तो दूसरा क्या होगा? 3' to 5' होगा। दूसरी चीज़ आपने क्या ऑब्जर्व की कि देयर इज़ ए मेजर हेलिक्स, एक मेजर ग्रूव है। ग्रूव का मतलब टर्न। एक टर्न जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बुलाते हैं? वन पिच या मेजर ग्रूव। कितने बेस पेयर्स होते हैं इसमें? 10 बेस पेयर्स होते हैं। क्लियर है? इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। ये हो गया। उसके बाद बैकबोन कौन बना रहा है? फास्फेट एंड शुगर क्या बना रहे हैं? बैकबोन बना रहे हैं। ये क्लियर हो गया। अब एक दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करो, दो बेस पेयर के बीच में, जैसे मान लो ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है, इनको हम मैथमेटिक लैंग्वेज में क्या बुलाते हैं? कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, या एडजेसेंट ऐसे भी बोल सकते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में जो गैप होता है दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर। इसको अगर आप नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो 0.34 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आंगस्ट्राम में करोगे तो 3.4 आंगस्ट्राम आ जाएगा। समझ में आई बात? दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में गैप कितना होता है? अगर आप आंगस्ट्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो 3.4, और अगर नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है? किसके बीच में? दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में जो गैप होता है। अब बताओ 10 बेस पेयर्स के बीच में कितना गैप होगा? ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बहुत ईजी है। ठीक है, तो जो 10 मेजर ग्रुप की जो लेंथ होगी, मतलब जो ग्रुप वो होगा, वहाँ पे कितना होगा? 34 आंगस्ट्राम। अगर आप आंगस्ट्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो 34, और अगर नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो 3.4 नैनोमीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से ये सारे फीचर हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं? डीएनए में। अब ये फीचर हम तो देख रहे हैं, हमने थोड़ा ना बताया ये सारे कैरेक्टरिस्टिक, ये किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो दीज आर द सेलिएंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसके ये सेलिएंट फीचर हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ लो। ये मैंने एक डीएनए का स्ट्रक्चर लगा दिया, यहाँ से आप और अच्छे से समझ सकते हो कि दो कंजिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में गैप कितना है? 0.34। 10 बेस पेयर्स के बीच में कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर। आंगस्ट्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो 34 आंगस्ट्राम। अब दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच की जो डायामीटर होती है, ठीक है, क्योंकि देखो ये 3D शेप है ना, इस तरह से अगर आप डायामीटर देखोगे तो डायामीटर कितनी है? 2 नैनोमीटर। ठीक है, डायामीटर कितनी है? 2 नैनोमीटर। इसी को अगर आंगस्ट्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो 20 आंगस्ट्राम। समझ में आई बात? डायामीटर का मतलब क्या हो गया कि दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में जो गैप है, मतलब उनके बीच में जो डायामीटर फॉर्म हो रही है वो कितनी हो रही है? 2 नैनोमीटर या 20 आंगस्ट्राम। तो इस तरह से हमें डीएनए के क्या पता लग गए? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पता लग गए। और आपको बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल पहले से ही बता रखा है मैंने कि एडिनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थाइमीन। या थाइमीन हमेशा एडिनिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो गुआनिन होगा वो कितने बॉन्ड से कनेक्टेड होगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द साइटोसिन, या साइटोसिन मेक अ बॉन्ड विद द गुआनिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से सेलिएंट के डीएनए के। अब आ जाओ यहाँ पे एक एक पॉइंट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। द प्लेन ऑफ द बेसेस आर परपेंडिकुलर। जो प्लेन होंगे उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, इसीलिए क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? दूसरा है डायामीटर कितनी होती है? 20 आंगस्ट्राम। इसी को आप नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो ये कितनी आ जाएगी? 2 नैनोमीटर। क्लियर है? पिच का मतलब मैंने बताया ना, जहाँ पे एक टर्न कंप्लीट हो रहा है, लिख भी रखा है मैंने, कंप्लीट टर्न कंटेन हाउ मेनी बेस पेयर? 10 बेस पेयर, हैज़ अ लेंथ ऑफ 3.4 नैनोमीटर और 34 आंगस्ट्राम। गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर और 3.4 आंगस्ट्राम। क्लियर है?
नेक्स्ट आ जाओ, टू चेन्स आर हेल्ड टुगेदर। तो जो चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ होती हैं। वो किस किस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। क्लियर है? दो चेन है न्यूक्लियोटाइड की, मतलब डीएनए की, वो एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, बिटवीन ए एंड टी, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल शो पोलैरिटी, पोलैरिटी शो करती है, ठीक है, इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में भी पोलैरिटी शो करती है। वन एंड ऑफ ईच चेन इज कॉल्ड 5' एंड, एक एंड को 5' एंड बुलाते हैं और दूसरे एंड को क्या बुलाते हैं? 3' एंड बुलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था डीएनए में कि एक एंड 5' होता है तो दूसरा क्या होता है? 3' होता है। और मैंने जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तभी बता दिया था कि 5 का मतलब क्या होता है और 3 का मतलब क्या होता है। 5 का मतलब क्या होता है कि शुगर की जो 5th कार्बन पोजीशन, मतलब 5 कार्बन है, वो फास्फेट से एडेड है। इस तरह से धीरे धीरे जब कनेक्टेड होके जब लास्ट एंड आता है, जो 5' एंड का जो लास्ट एंड होगा वो 3' उसका फ्री होगा। मतलब जो डीऑक्सीराइबोज का जो 3' होता है वो फ्री होता है। इसीलिए डीएनए की एक जो पोलैरिटी होती है डायरेक्शन में, अगर एक एंड 5' है मतलब 5 है तो दूसरा एंड क्या होगा? 3 होगा। अगर डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड अगर 3 है तो उसका लास्ट वाला क्या होगा? 5 होगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से डीएनए क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल तो होते हैं लेकिन एंटी पैरेलल होते हैं। क्लियर है? बाकी बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल, इरविन चारगाफ का रूल, ये सब आपको क्लियर हो गया। तो इस तरह से सेलिएंट फीचर ऑफ द डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में पहले समझा दिया कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके जो फीचर्स हैं उसको मैंने आपको स्लाइड में बता दिया और एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में, ठीक है, वो उसको क्या प्रोवाइड कराते हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और याद रखना ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं अगर इनको टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया जाए तो दे विल शो डीनेचुरेशन। इसका मतलब है जो डीएनए है दैट शो डीनेचुरेशन, वो डीनेचुरेशन भी शो करता है। डीनेचुरेशन मतलब अगर आप डीएनए को 94-95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख दो तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसके ब्रेक हो जाएंगे, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा डीनेचुरेशन, वही होता है ये भी, क्योंकि प्रोटीन भी डीनेचुरेशन शो करती है और डीएनए भी डीनेचुरेशन शो करता है। तो नोट कर लेना व्हाट इज़ डीनेचुरेशन। व्हेन वी प्रोवाइड हाई टेम्परेचर टू द डीएनए approximately 94 और above 94, then hydrogen bond of the DNA broke up। ठीक है, वो टूट जाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। उसी प्रोसेस को डीनेचुरेशन बोलते हैं। लेकिन जानते हो अगर हम अगर टेम्परेचर को कम कर दें तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड फिर से जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है डीएनए स्टेबल होता है। क्लियर है? ये डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक है। अभी हम आगे भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक डीएनए के पढ़ेंगे। ये तो फीचर थे डबल हेलिक्स मॉडल के। नेक्स्ट आ जाओ, देखो जो हम डीएनए जिस डीएनए के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे ना वो बी डीएनए था। सबसे कॉमन डीएनए होता है बी डीएनए। क्लियर है? सबसे कॉमन जो डीएनए होता है वो बी डीएनए होता है। ठीक है, और बी डीएनए के देखो फीचर होते हैं 10 बेस पेयर्स होते हैं। एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10। उनके बीच में जो वैसे तो मैंने गैप दिखाया था, हेलिक्स की जो डायमीटर बताई थी वो 2 नैनोमीटर बताई थी। मतलब हम एस्टिमेट कर लेते हैं ना, 1.9 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा है 1.9 नैनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 तरह के डीएनए होते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द डीएनए, ए, बी एंड जेड। याद रखना सी नहीं होता। कैसे याद करोगे? ए के बाद बी आता है और सबसे लास्ट लेटर क्या होता है? जेड। तो ए बी जेड। ए में कितने होते हैं? 11 होते हैं। बी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। और जेड में कितने बेस पेयर्स होते हैं? एक टर्न में 12 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैप कितना होता है? 2.3 नैनोमीटर। बी में 1.9 और जेड में कितना होता है? 1.8। तो इस तरह से ये दिस वाज नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा, इसीलिए मैंने इसलिए स्लाइड यहाँ पे आपके लिए लगा दी है, जिससे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ए डीएनए, व्हाट इज़ बी डीएनए एंड व्हाट इज़ जेड डीएनए। और सबसे कॉमन डीएनए कौन है? बी डीएनए, जिसमें एक टर्न में कितने बेस पेयर्स आते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। क्लियर है? सेंट्रल डोगमा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या है? ठीक है, थोड़ा सा पहले पिक्चर में देख लो।
तब मैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। पिक्चर में तुम्हें क्या दिख रहा है? पिक्चर में एक चीज़ दिख रही है कि जो डीएनए है, एक तो डीएनए दिख रहा है, डीएनए में एक एरो लगा है, फिर डीएनए में आके मिल जा रहा है। इसका मतलब है डीएनए खुद डीएनए बना रहा है, इसका मतलब है डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है। भाई देखो, अगर एरो देखो तो ये एरो गया और इस तरह से फिर इसमें आ गया, तो इसका मतलब है डीएनए खुद डीएनए बना रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? रेप्लिकेशन। ये सारे प्रोसेस तुम्हें पढ़ने हैं। ये समझ लो कि ये जो सेंट्रल डोग्मा है ना, ये तुम्हारे इस लेसन का समरी, जितने भी स्टेप लिखे हैं सब पढ़ने हैं तुम्हें। तो डीएनए मेक इट्स ओन कॉपी, डीएनए अपनी कॉपी खुद की एक कॉपी बना लेता है, जिस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? रेप्लिकेशन बुलाते हैं। फिर डीएनए जो है वो एमआरएनए बना लेता है या आरएनए बना लेता है, उसको क्या बुलाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए मतलब आरएनए जो होता है वो प्रोटीन बना लेता है, उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? ट्रांसलेशन। तो आपने 11th में पढ़ा है, आपने 9th में पढ़ा है सेल चैप्टर में कि राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है हमारे सेल में, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है? डीएनए। अगर डीएनए ना हो तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी। जैसे अगर मान लो किसी की बॉडी में कोई डीएनए म्यूटेट कर जाता है, जैसे आपने सिकल सेल एनीमिया में देखा था कि डीएनए में म्यूटेशन हो गया। अगर डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो एमआरएनए में भी चेंज आ जाएगा। एमआरएनए में चेंज आ गया तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कौन कर रहा है? डीएनए। किसके थ्रू? आरएनए के थ्रू। आरएनए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करता है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इस सेंट्रल डोग्मा में हम लग रही है हाउ द सेलुलर इंफॉर्मेशन फ्लो, जो सेलुलर इंफॉर्मेशन है सेल में वो कैसे फ्लो होती है। समझ में आई बात? ठीक है, ये कैसे फ्लो होती है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं हम? रेप्लिकेशन बुलाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ लेते हैं। देखो, सेंट्रल डोग्मा को किसने सबसे पहले बताया था? फ्रांसिस क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिकुलर बायोलॉजी विच स्टेट्स दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, समझ में आ गया सेंट्रल डोग्मा जो पीछे हमने अभी बताया वो किसने प्रपोज किया था? क्रिक ने। याद रखना, वॉटसन एंड क्रिक तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे, लेकिन जो क्रिक थे इन्होंने अकेले किसके बारे में बताया था? सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया था। और आपने सेंट्रल डोग्मा में क्या सीखा, क्या समझ में आया कि कैसे सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है। डीएनए पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए को ट्रांसफ़र कर देता है। जैसा आरएनए होता है वैसे ही हमारी सेल में अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस होती है। क्लियर है? उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉमनर। ठीक है, कॉमन से याद कर सकते हो, कॉमनर। इन्होंने क्या बताया कि जो सेलुलर इन्फॉर्मेशन होती है वो सर्कुलर होती है। अभी जो आपने पीछे पढ़ा वो लीनियर पढ़ा था। इन्होंने बताया जो सेलुलर इन्फॉर्मेशन होती है वो सर्कुलर होती है। कैसे? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और फिर प्रोटीन से आरएनए और आरएनए से डीएनए। तो इस तरह से जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ये सर्कुलर फॉर्म में होती है, ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती है। क्लियर है? ठीक है, ये किसने बताया था? कॉमनर ने बताया था। उसके बाद आप सबसे पहले डायग्राम पे देखो। अच्छा बताओ, सब लोग गाड़ी, मैं सबसे पहले पूछ दूँ तुमसे कि गाड़ी मतलब कार या बाइक सब लोग जानते होंगे। अगर हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, तब तो रियर गियर लगाते हैं, मतलब आगे वाले गियर लगाते हैं। लेकिन अगर हमें पीछे जाना होता है तो कौन सा गियर लगाते हैं बताओ? सब लोग को याद आ गया होगा, रिवर्स गियर। ठीक है, आगे जाने होता है तो रियर मतलब फ्रंट गियर, लेकिन अगर पीछे जाना होता है तो कौन सा गियर लगाते हैं? रिवर्स। तो अगर कोई चीज़ पीछे आ रही है तो उसको क्या बुलाते हैं? रिवर्स बुलाते हैं। अब देखो, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से डीएनए क्या होता है? अगर आरएनए से डीएनए बन जाए तो पीछे आ रहे कि नहीं आ रहे, रिवर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन, क्या नाम है प्रोसेस का? ट्रांसलेशन। तो देखो, 3 तरह की सेंट्रल डोग्मा है। एक है सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने बताया, लीनियर होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, डीएनए से डीएनए मतलब रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन मतलब ट्रांसलेशन। उसके बाद कॉमनर ने बताया कि सेलुलर इन्फॉर्मेशन सर्कुलर फॉर्म में होती है। उसके बाद एक चीज़ और पता लगी कि जो ये रिवर्स मतलब सेंट्रल डोग्मा है वो रिवर्स हो सकता है।
जो सेंट्रल डोगमा है वो एक डायरेक्शन में नहीं होता, वो रिवर्स भी हो सकता है, वापस भी हो सकता है। कैसे? आरएनए से क्या बन जाए, अगर डीएनए, आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है, उस चैप्टर में इस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ रखा है। जिसको याद नहीं आ रहा है इसका मतलब वो सही से नहीं पढ़ा है उसने, ठीक है। आपको मैंने HIV के केस में बताया था कि HIV में जो वायरस होता है, HIV वायरस होता है, दैट इज़ RNA वायरस, रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस जितने भी होते हैं वो सबसे पहले RNA से क्या बना लेते हैं, DNA बना लेते हैं। तो याद आ गया होगा आपको, HIV वायरस जो साइकिल थी उसमें RNA से क्या बन जाता था, DNA, और उस प्रोसेस का नाम भी मैंने बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये जो फेनोमेनन है, इसको ऑब्जर्व किया था टेनिन ने और बाल्टीमोर। बाल्टीमोर तो कभी नहीं भूलोगे, बाल्टीमोर, ठीक है, बाल्टी लेके आओ ज़्यादा, बाल्टीमोर। तो टेनिन और बाल्टीमोर रिपोर्टेड दैट सेंट्रल डोगमा कैन बी रिवर्स। सेंट्रल डोगमा क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। किसके केस में रिवर्स हो सकता है, रेट्रो वायरसेस के केस में हो सकता है, याद रखना। सारे केसेस में नहीं हो सकता है, रेट्रो वायरसेस के केस में सेंट्रल डोगमा रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर कभी भी एग्जाम्पल पूछे कि वेयर द सेंट्रल डोगमा कैन बी रिवर्स, तो क्या एग्जाम्पल बताओगे, रेट्रो वायरस लाइक एस HIV, जैसे HIV। क्लियर हो गया? तो इस तरह से समझ में आ गया कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये जो सबसे आपके NCERT में, जब NCERT आप पढ़ोगे ना, तो ये सबसे पहला पैरा था, फर्स्ट पैरा था। बहुत लोग स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर तो भूल गए, सर ने पहला पैरा तो बताया ही नहीं। पहला पैरा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आपको समझ में ही ना आता, ठीक है, कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये बेस पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्चुअली कोई भी अगर DNA है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर DNA है, तो उसकी जो लेंथ होती है वो उसके बेस पेयर पे डिपेंड करती है। जितने बेस पेयर्स होंगे उतनी उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। एवरी ऑर्गेनिज्म में, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही क्लास में बता दिया था कि स्पीसीज इज यूनिक ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उनमें जो DNA होते हैं, उन पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, DNA इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर, ये तो सब लोगों को पता हो गया, लॉन्ग पॉलीमर होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किस टाइप की शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, ठीक है। इसमें कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, इसलिए इसको क्या बुलाते हैं हम, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। क्लियर है? एक मिनट, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ DNA इज डिफाइंड एज अ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी स्पीसीज में DNA है, तो उसकी लेंथ कौन डिटरमाइन करेगा, उसमें जितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरियोफेज, इसका नाम है क्या, 174। बैक्टीरियोफेज 174 में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 5386। और तुम्हें पता है बैक्टीरियोफेज एक टाइप के वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 5386। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, एक मिनट, ये हाँ ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। उसके बाद आप दूसरा देख रहे हो बैक्टीरियोफेज लैम्डा। एक और बैक्टीरियोफेज है जिसमें है 48,502। कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 48,502 बेस पेयर्स हैं इस बैक्टीरियोफेज में। एस्केरिकिया कोलाई, ये बैक्टीरिया आपका साथ नहीं छोड़ेगा, एस्केरिकिया कोलाई, क्योंकि ये बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ह्यूमन के, इसलिए सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी बैक्टीरिया पे होती है। तो एस्केरिकिया कोलाई में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ठीक है, ये होते हैं बेस पेयर। क्लियर है, ठीक है। और ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में अगर आप देखो यहाँ पे, तो ह्यूमन का जो हैप्लॉइड कंटेंट है, ये देखो ह्यूमन का जो हैप्लॉइड कंटेंट है उसमें कितने होते हैं, ठीक है, उसमें जो होते हैं दैट दे आर 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। इसमें कितने होते हैं, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। तो ज़रा मुझे बताना कि अगर हैप्लॉइड में इतने होते हैं तो डायप्लॉइड में कितने होंगे, ठीक है। ये सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखना कि DNA के हैप्लॉइड में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, तो डायप्लॉइड में कितने होंगे, ये मुझे बताना आप लोग। क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एस्केरिकिया कोलाई, DNA ऑफ द एस्केरिकिया कोलाई। तो
तो आप कहोगे सर हमें तो बेस पेयर पता है, लेंथ तो नहीं पता। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था, द गैप बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में गैप कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। और 0.34 नैनोमीटर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10 टू पावर -9 तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 0.34 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -9 तो ये क्या हो गया, मीटर में हो गया। जितने भी बेस पेयर हैं 4.6 इंटू 10 टू पावर 6 बेस पेयर को अगर हम 0.34 इंटू 10 टू पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एस्केरिकिया कोलाई के डीएनए की लेंथ पता लग जाएगी। अभी तो हमें बेस पेयर पता है, लेकिन अगर बेस पेयर पता होता है तो हम लेंथ भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रखना। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से न्यूमेरिकल, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने यहाँ तक आपको सेंट्रल डोगमा बता दिया, न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, और इस सेलिएंट फीचर ऑफ द डीएनए। उसके बाद ये जो पहला पैरा था आपके एनसीईआरटी में, उसको मैंने सबसे लास्ट में डिस्कस किया। अब आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला, डीएनए के जो डैप्लॉइड कंटेंट है उसमें कितने बेस पेयर्स होंगे, और दूसरा, ह्यूमन के डीएनए की लेंथ कितनी होगी। मैंने आपको एस्केरिकिया कोलाई की डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दिया। सेम फार्मूला आप ह्यूमन के डीएनए के साथ अप्लाई करोगे और मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि डीएनए की लेंथ कितनी आई, क्योंकि उसी डीएनए की लेंथ पे नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड है। अगर आप डीएनए की लेंथ कैलकुलेट कर गए तो नेक्स्ट टॉपिक उसी पे बेस्ड है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से टॉपिक क्लियर हो गया। एक मैंने स्लाइड लगा दी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट एग्ज़ाम। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने अलग से एक पॉइंट लगा रखा है। जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इन सबको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। देखो एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 95% क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अलग से आ जाते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा होगा आज का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया और आज 2 क्वेश्चन और दे दिए। आगे आने वाले टाइम में मैं क्या करूँगा, कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन नीट में आया है या कोई क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उसी टाइम आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। रिवाइज करते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के पढ़िए। जैसे मैंने बताया है कि जब भी आप लेक्चर को अटेंड करो तो अपने साथ एनसीईआरटी रखो। उस टाइम ये मत कोशिश करो कि जल्दी जल्दी नोट कर लें, उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी के साथ से मेरे लेक्चर को अटेंड कर लिया करो एक बार। उसके बाद दोबारा जो नेक्स्ट टाइम जब आप समझ गए सब कुछ, तब वीडियो को फिर से ऑन कर दो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है और स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।